नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10 के इंग्लिश पेपर की बातचीत करने जा रहे हैं। दोस्तों इंग्लिश पेपर में जो हमारा सेक्शन बी होता है उसमें ग्रामर पर पूरी तरह से बेस्ड होता है और उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है रीऑर्डरिंग। और रीऑर्डरिंग में दोस्तों ये आपके एक सेंटेंस को दिया गया होता है जिसे आपको फ्रेम करके एक नए सेंटेंस एक करेक्ट सेंटेंस में बदलना होता है। दोस्तों कैसे एक सेंटेंस को रीऑर्डरिंग की जाती है, आज हम इसमें कई सारे एग्जाम्पल को लेकर सीखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये हमारा रीऑर्डरिंग का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने केवल एक ही एग्जाम्पल को कर पाए थे वहाँ पे, इसलिए हमने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, आपको अच्छे से समझा पाएँ, इसलिए हमने 5 यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि आप अच्छी तरह से रीऑर्डरिंग को सीख पाएँ और अपना 2 नंबर पूरी तरह से पक्का कर लें। और दोस्तों पिछले वीडियो को अभी नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है पहले आप उस वीडियो को जाके देखें, ताकि मैंने उस वीडियो में रीऑर्डरिंग का एक बेसिक तरीका बताया हूँ कि रीऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है, फिर एक सेंटेंस का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर की हमने बातचीत करी है। तो वह 25-26 मिनट का वीडियो है दोस्तों, आप उसे पहले जाके देख लें ताकि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ सकें। तो दोस्तों आइए बिना समय व्यतीत किए शुरू करते हैं, पहले सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करना सीखते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा बता दूं कि थोड़ा सा रीऑर्डरिंग का क्या मतलब होता है, रीऑर्डरिंग में हम क्या करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं जो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस का सबसे बड़ी चीज़ कि अब सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का एक समूह होता है, उसमें बहुत सारे शब्द आए होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो पहला सेंटेंस है इसमें कई सारे शब्द आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब जानते हैं बेसिकली जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक सही क्रम में शब्द आए होते हैं। जैसे पहला सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होते हैं, फिर इटीसी इत्यादि जो चीज़ें होती हैं। यानी सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया लिखते हैं, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। तो इसमें क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दिया गया होता है लेकिन इसमें कर्ता अंत में दे दिया गया होता है, कर्म शुरू में दे दिया गया होता है ना, मुख्य क्रिया बीच में। मतलब इनका कोई जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के उनका ऑर्डर एक सही नहीं होता है, तो उसको हमने एक सही ऑर्डर में बैठाना होता है, रीऑर्डर करना होता है, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आ सके। तो दोस्तों वही हम तरीका सीखने वाले हैं। मैं आपको एक सही अप्रोच यहाँ पे बताने वाला हूँ, कैसे एक सेंटेंस को एक एक कैसे एक इनकरेक्ट सेंटेंस को एक करेक्ट सेंटेंस में बदला जाता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों किसी भी सेंटेंस को जब आप रीऑर्डरिंग करते हो तो सबसे पहले आप मुख्य क्रिया का दोस्तों हम पता करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो वाक्य में जो मुख्य क्रिया होती है वो केवल एक ही होती है, और मुख्य क्रिया की सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है कि वो हमेशा टेंस में होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य क्रिया का पता करेंगे, क्योंकि जो जो उसने को कर्ता होता है, कर्ता जो आप जानते हैं कर्ता एक नाउन वर्ड होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। तो वाक्य में हम देखते हैं कई सारे वाक्य में कई नाउन एक साथ आए होते हैं, तो उनमें कर्ता का पता लगाना दोस्तों आसान नहीं होता है। इसलिए हम सबसे पहले किसका पता करेंगे, मुख्य क्रिया का, क्योंकि मुख्य क्रिया वाक्य में एक ही होती है और वह टेंस में होती है। दोस्तों आइए सबसे पहले मुख्य क्रिया पता लगाते हैं, मुख्य क्रिया कौन है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, कह रहा है कि माई टॉट स्विमिंग मी फादर। अब सो इसमें देखो क्या है, इसका अर्थ निकालोगे ना तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। आइए लिखते हैं। सो माई माने क्या होता है भाई, मेरा। टॉट, टॉट को जैसे देखें तो आप जानते हैं क्रिया होती है इंग्लिश में टीच। टीच क्रिया मैंने दोस्तों होता है सिखाना। टीच क्रिया मैंने क्या होता है, सिखाना या पढ़ाना। और उसे टीच क्रिया का दूसरा रूप होता है टॉट। अब हमें पता नहीं कि दूसरा रूप है कि तीसरा है, और तीसरा रूप भी दोस्तों वही होता है टॉट। ठीक है, तो यहाँ पे टॉट यहाँ पे दे रखा है टीच क्रिया का दूसरा रूप। और उसके बाद दोस्तों स्विमिंग दे रखा है। स्विमिंग अब जानते हैं स्विम ये क्या होती है, क्रिया होती है। स्विम क्रिया मीन्स क्या होता है दोस्तों, तैरना। ये स्विम क्रिया का चौथा रूप दिया है स्विमिंग। ठीक है दोस्तों, स्विम स्वयं स्वम चलता है दोस्तों, ये हमारा चौथा रूप दिया है स्विमिंग। यानी इस वाक्य में दो दो क्रिया आ रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक टॉट भी आ रहा है और एक स्विमिंग, दो दो वर्ब आई हैं। उसके बाद दोस्तों मी एक ऑब्जेक्ट दिया है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है दोस्तों मी। फिर दोस्तों फादर नाम का नाउन आ रहा है। अब दोस्तों हम क्या कहते हैं, सबसे पहले आप मुख्य क्रिया ढूंढोगे, और मुख्य क्रिया की
मुख्य क्रिया दोस्तों वही होती है जिससे किसी न किसी एक्शन का बोध होता है और वो एक टेंस में होती है। अब सो देखो एक्शन वाले वर्ड तो दो आ रहे हैं, टॉट भी आ रहा है और स्विमिंग, है ना। टॉट दोस्तों यह टॉट कौन सा रूप है, पहले ये चेक कर लेते हैं कौन सा रूप है। टीच क्रिया का दूसरा रूप है कि तीसरा, क्योंकि अब टीच क्रिया के दूसरा रूप और तीसरा रूप दोनों होते हैं। और सो तीसरा रूप किसी सेंटेंस में कब आया होता है दोस्तों, हमारे जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें तीसरा रूप आया होता है ना। आप जानते हैं चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, सब में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप आया होता है। और परफेक्ट टेंस में दोस्तों मुख्य क्रिया जो होती है वह किसी न किसी सहायक क्रिया के बाद आया होता है तीसरा रूप। कोई हेल्पिंग हो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसमें है जब के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप आया होता है। और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप आया होता है। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव, शैल हैव के बाद मुख्य क्रिया का हमारा तीसरा रूप आया होता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो ना तो हैज हैव है, ना तो हैड है, ना तो विल हैव है, ना तो शैल हैव। तो पक्का दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, टॉट तो तीसरा रूप होगा नहीं, ठीक है, कहीं देख पा रहे हो कहीं नहीं है। तो यह हमारा क्या होगा रूप, दूसरा रूप हो सकता है ना। टॉट हमारा है, इसका मतलब दूसरा रूप। और दूसरा रूप दोस्तों आप जानते हैं कौन सा ऐसा टेंस है जिसमें दूसरा रूप हम लिखते हैं, तो दोस्तों ये कई टेंस है, कौन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्रिया का दूसरा रूप आया होता है दोस्तों कर्ता के बाद। चलिए जी, अब ये दूसरा रूप होगा, ठीक है। अब स्विमिंग आया में देखो चौथा रूप आया स्विम क्रिया का। अब दोनों में से कौन मुख्य क्रिया होगी, टॉट होगी कि स्विमिंग होगी, अब बता दो आप। दोस्तों स्विमिंग चौथा रूप कौन कौन सा, ऐसा सोचो, ऐसा कौन कौन सा टेंस होता है, ऐसा कौन कौन सा टेंस होता है जिसमें क्रिया का चौथा रूप आया होता है। तो आप जानते हैं कॉन्टिन्यूअस, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उनमें चौथा रूप आया होता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चौथा रूप आया होता है ना। आईएनजी, हाँ आई चौथा रूप का मतलब दोस्तों क्रिया के पहले रूप में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो हमारा चौथा रूप बन जाता है, चाहे कोई भी क्रिया हो। तो सेम क्रिया का पहले रूप में आईएनजी लगा है, यहाँ पे चौथा रूप दिया है। तो आपने देखा कॉन्टिन्यूअस, अगर हम कॉन्टिन्यूअस को यहाँ पे देखें, कॉन्टिन्यूअस अगर ये होता दोस्तों तो कोई ना कोई क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया भी साथ में आई होती है। इज स्विमिंग होना चाहिए था, वाज स्विमिंग, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो विल बी या शैल बी स्विमिंग होना चाहिए था। तो यहाँ पे खैर कोई नहीं ऐसा जा रहा है ना, इसका मतलब यह हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जब एक दोस्तों कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात ही छोड़ दो, क्यों, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हाँ पहले कॉन्टिन्यूअस तो होना चाहिए ना। तो इसमें भी दोस्तों कोई सहायक क्रिया नहीं आ रही है, स्विमिंग चौथा रूप के साथ कोई सहायक क्रिया आती है हमेशा, तो यहाँ पे कोई सहायक क्रिया नहीं है। इसका मतलब हम किसे मुख्य क्रिया मानेंगे दोस्तों, टॉट को हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, मुख्य क्रिया, ठीक है। अच्छा भाई, हमारा टॉट हो गई मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया हमेशा टेंस में होती है, तो यह हमारा कौन सा रूप है दोस्तों, टीच क्रिया का दूसरा रूप। तो यह हमारा टीच क्रिया का दूसरा रूप हमने लिख दिया मुख्य क्रिया टॉट। तो दोस्तों स्विमिंग का क्या होगा, है ना। तो दोस्तों आप जानते हैं किसी भी टेंस में जो मुख्य क्रिया होती है वो केवल एक ही होती है और वो हमेशा टेंस में होती है। अगर किसी टेंस में, किसी सेंटेंस में मुख्य क्रिया को छोड़ करके अगर कोई क्रिया आ रही हो तो उसे बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। मतलब दोस्तों ये जो स्विमिंग है हमारा बनेगा क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। आप जानते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब 5 प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो दोस्तों ये क्या बनेगा, ये तो बात की बात रहेगी। आप जानते हैं जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वे, उनमें जो दो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं जैसे जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये दोनों में क्या होता है, आईएनजी लगा होता है। यानी दोनों दोनों मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगाने से बनते हैं। दोस्तों हमारा जिरंड, जिरंड भी आईएनजी लगाने से बनता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी। तो अब यह क्या बनने वाला है ये दोस्तों देखने वाली आगे बात होगी। जिरंड आप जानते हैं, जिरंड शब्द दोस्तों नाउन का काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव काम करता है। बस दोस्तों दोनों में क्या फ़र्क होता है कि जो जिरंड होते हैं वे नाउन का काम करते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव काम करता है। तो आप देखेंगे यह स्विमिंग क्या कौन सा नॉन फाइनल वर्ब बनेगा। उससे पहले दोस्तों आप समझेंगे कि इस जो मुख्य क्रिया का सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि दोस्तों मुख्य क्रिया का सब्जेक्ट जो वही होगा जो इस मुख्य क्रिया का काम करेगा। तो आइए देखते हैं कौन काम करता है भाई। अब देखो दोस्तों टीच क्रिया का दूसरा वर्ब टॉट टेंस में है। कौन सा टेंस है भाई, किसी भी सेंटेंस में कर्ता के बाद दूसरा रूप का मतलब पास्ट टेंस होता है।
आप जानते हैं 5 मिनट टेंस का अर्थ आया गया खाया से निकलता है, या आता था जाता था खाता था से। टीच क्रिया में क्या होता है, सिखाना या पढ़ाना, तो अर्थ निकलेगा पढ़ाया, पढ़ाता था, हाँ, या पढ़ाया। ठीक है, कौन पढ़ाया भाई, यानी किसने सिखाया, कौन सिखाया। सिखाने का काम वही करेगा दोस्तों जो हमारा क्या होगा, हाँ ठीक है दोस्तों, कर्ता वही होगा जो सिखाने का काम करेगा। पूछो सिखाया तो कौन सिखाया, कौन सिखाया भाई। अब माई सिखाया कि स्विमिंग सिखाया, मी सिखाया कि फादर सिखाया। जो सिखाने का काम वही होगा, वही उसको क्या करेंगे, सिखाने का जो काम करेगा वही हमारा होगा कर्ता। सिखाने का काम दोस्तों अकेले माई तो कर नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं माई एक अधिकार रूप होता है और ये अधिकार रूप किसी नाम से पहले आते हैं, अकेले तो ये आ नहीं सकता। अच्छा जी, अब उसके बाद दोस्तों माई तो होगा नहीं अकेले। अब इधर देखते हैं, स्विमिंग सिखाया दोस्तों, स्विम तो एक क्रिया है ना, स्विमिंग सिखाने का काम थोड़ा ना करेगा, है ठीक है, स्विमिंग तो नहीं सिखाया। अच्छा, स्विमिंग को सीखा जा सकता है ना, कोई व्यक्ति हमें स्विमिंग सिखा सकता है, लेकिन स्विमिंग किसी को सिखाए ये दोस्तों संभव नहीं है ना। अच्छा बताओ, मी सिखाने काम करेगा, नहीं ना, क्योंकि मी नहीं करेगा, क्योंकि यह क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट का यह मतलब होता है वो सदैव क्रिया के ठीक बाद आते हैं, ना कि क्रिया से पहले आते हैं। क्रिया से पहले तो सब्जेक्ट आता है, तो मी तो आएगा नहीं। ठीक है, मी का सब्जेक्टिव रूप आप जानते हो आई होता है। अच्छा, फादर सिखा सकते हैं भाई, किसने सिखाया भाई, फादर सिखाते सकते हैं। अरे दोस्तों अब आप ही बताओ ना, माई सिखाने काम कर रहा है ना, स्विमिंग सिखाने काम कर रहा है, तो मी तो कौन बचेगा, फादर ही बचेंगे। तो इस दोस्तों फादर क्या में बना लेंगे सब्जेक्ट, किसने सिखाया भाई, फादर ने सिखाया। अब फादर से पहले दोस्तों आप इसको माई को ट्राई करके देखते हैं, क्या माई हो सकता है यहाँ पे। तो सिखाया, किसने सिखाया भाई, एक अधिकार वर्ड आ रहा है जो फादर पर यहाँ पे अपना हक जमा रहा है कि भाई मेरे पिताजी ने सिखाया है ना। ठीक है, तो माई यहाँ पे दोस्तों फादर से पहले लग के आ जाएगा। ठीक है, फादर पर यहाँ पे अधिकार बताने के लिए, मेरे पिताजी ने सिखाया। अब दोस्तों हमने क्रिया लिख दिया, कर्ता लिख दिया। अब सो हमने 50% यहाँ पे काम कर लिया। दोस्तों आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक कर्ता और मुख्य क्रिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमने मुख्य क्रिया, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि कभी कभी वाक्य में हमें कर्ता भी नहीं दिया होता है। आप जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में जनरली कर्ता नहीं होता है ना, उसमें छिपा हुआ होता है। लेकिन दुनिया का ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा जिसमें क्रिया ना हो। इसलिए दोस्तों मेरी अप्रोच आपके लिए यही रहेगी कि आप सबसे पहले मुख्य क्रिया की पता लगाना, और मुख्य क्रिया टेंस में होती है, तो हमने पकड़ लिया भाई टॉट क्या है, मुख्य क्रिया टेंस में है। स्विमिंग इसलिए तो इसका कोई टेंस ही नहीं बन रहा था, तो मैंने टॉट को बना लिया। अब सो क्रिया के बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होगा भाई, जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, है ना। मेरे पिताजी ने सिखाया। आप जानते हैं किसी भी क्रिया के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सदैव सजीव होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक निर्जीव होता है। और सो जब लिखते समय ना सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो अब इसमें दोस्तों चेक करो, इसमें कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। अब आपके पास कितने शब्द बचे, आपने माई को लिख दिया, टॉट को भी लिख दिया, ठीक है, और आपने किसको लिख दिया भाई, फादर को। बचे हैं दो शब्द, स्विमिंग और मी। अब सो इसको बना देंगे टॉट का दोनों को ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन सजीव है कौन निर्जीव आप यहाँ पे चेक कर लो। सो मी तो सजीव लग रहा है, किसी पुरुष के लिए आ रहा है, सजीव है। और सो स्विमिंग क्या हमारा निर्जीव है, ठीक है, एक एक्शन है भाई। ठीक है, स्विमिंग क्या है, तैरना, एक निर्जीव वर्ड है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम किसको से प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है उसे हम पहले लिखते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया से किसको का प्रश्न पूछने पर मिलता है। भाई पूछो मेरे पिताजी ने सिखाया, आप पूछो किसको सिखाया, तो दोस्तों जवाब मिलेगा मुझे सिखाया। तो लिख देंगे यहाँ पे माई फादर टॉट मी। दोस्तों मी को बना दिया ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया पहले, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव होता है, हाँ यहाँ पे निर्जीव आ भी रहा है। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वे क्रिया से क्या का प्रश्न पूछने पर जवाब देते हैं। पूछो सिखाया भाई, क्या सिखाया, तो जवाब मिलेगा तैरना सिखाया, स्विमिंग सिखाया। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे अंत में स्विमिंग, SWIMMING। इस तरह से दोस्तों हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा। आइए दोस्तों इसका अर्थ निकाल के देखते हैं। कह रहे कि मेरे पिताजी, हाँ दोस्तों यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो मुख्य क्रिया, देखो मुख्य क्रिया टॉट से पहले
माई फादर नाम का सब्जेक्ट आया है। टीच क्रिया का दूसरा रूप है, पास्ट में टेंस होगा, आया गया खाया से अर्थ निकलेगा। टीच क्रिया मैंने क्या होता है, सिखाना, तो आया गया खाया उसका अर्थ निकलेगा सिखाया। कौन सिखाया भाई, उसका सब्जेक्ट बन के आ रहा है माई फादर, मेरे पिताजी ने सिखाया। अब सो टॉट क्रिया के बाद उसका ऑब्जेक्ट आया है, किसको सिखाया, मी मैंने मुझे, और क्या सिखाया उसको, स्विमिंग, तैरना। मेरे पिताजी ने मुझे स्विमिंग सिखाई यानी तैरना सिखाया। दोस्तों ये होगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। तो इसे दोस्तों हमने रीआर्डरिंग की मदद से एक सेंटेंस को एक करेक्ट सेंटेंस में बदल लिया, एक इनकरेक्ट सेंटेंस को। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, कैसे करते हैं आइए फटाफट समझते हैं। हमने आपको बताया किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले रीआर्डरिंग करते समय आपको क्या खोजना होता है दोस्तों, मुख्य क्रिया। याद रखना सबसे पहले आपका फोकस किस पर जाना चाहिए दोस्तों, हाँ मुख्य क्रिया पर जाना चाहिए। पहला काम आपको मुख्य क्रिया पर जाना चाहिए, और मुख्य क्रिया क्या होती है भाई, टेंस में होती है, और हमेशा वाक्य में एक ही होती है मुख्य क्रिया। अब देखो भाई मुख्य क्रिया, इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो हाँ एक एक्शन का बोध करा रहा है, क्योंकि जो मुख्य क्रिया होती है किसी न किसी एक्शन होता है, उससे कोई ना कोई उससे काम होता है। आइए देख के देखते हैं कौन है इसमें एक्शन का बोध कराने वाला। रीड माने क्या होता है भाई, पढ़ना, ठीक है। अब जो एक एक्शन वर्ड है ना, पढ़ना एक क्रिया है। और माने एक ही माने है वो, डेली माने प्रतिदिन, मैगजीन माने मैगजीन, सो मैगजीन होता है पत्रिका, है ना। एक्शन वर्ड तो दोस्तों इसमें एक ही है, रीड्स। तो हम इससे दोस्तों क्या बना लेंगे, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया को पहले लिख दिया। अब दोस्तों मुख्य क्रिया लिखने के बाद अब दोस्तों देखो ये कौन सा टेंस होगा। ऐसा रीड क्रिया के पहले रूप में दोस्तों एस एस लगा है। आप जानते हैं क्रिया के पहले रूप में यस लगा हो वो एक ही टेंस होता है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, मुख्य क्रिया के पहले रूप में यस लगा होता है दोस्तों, यह होगा हमारा प्रेजेंट टेंस। और दोस्तों मुख्य क्रिया से पहले लिखते हैं कर्ता। रीड क्रिया का दोस्तों कर्ता कौन बनेगा, ए अ बनेगा दोस्तों, अ तो अकेले आएगा नहीं मुख्य क्रिया कर्ता बन के। कौन बन सकता है भाई, ही बन सकता है। हाँ देखते हैं दोस्तों, ही बन के भी बन सकता है, मतलब प्रतिदिन बन सकता है। पहले भाई पढ़ता है, रीड में दोस्तों पढ़ना, टेंस में अर्थ निकलेगा आता है जाता है खाता है पढ़ता है, ठीक है। पूछो कौन पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, प्रतिदिन पढ़ने का काम करेगा, नहीं ना। क्या मैगजीन पढ़ने का काम करेगी, नहीं ना। उसको पढ़ने का काम कौन करेगा, वह करेगा, है ना। आप जानते हैं कर्ता वही होता है जो मुख्य क्रिया का काम करता है, सो प्रतिदिन तो पढ़ने का काम करेगा नहीं। मैगजीन को सो पढ़ेंगे ना हम, वह ना मैगजीन को पढ़ेगा, मैगजीन थोड़ा पढ़ेगी, है ना। तो कर्ता वही होगा जो मुख्य क्रिया काम करेगा, सो ही यहाँ पे हो जाएगा रीड क्रिया का सब्जेक्ट। अब सो अर्थ निकलेगा वह पढ़ता है। और सो क्रिया के बाद लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वही होता है जो क्रिया से क्या या किसको को जवाब देता है। अब सो जवाब पूछते हैं भाई वह पढ़ता है, पूछो क्या पढ़ता है, ठीक है। पूछो वह पढ़ता है, पूछो क्या पढ़ता है, तो जवाब मिलेगा मैगजीन पढ़ता है। क्या पढ़ता है, मैगजीन पढ़ता है। सो रीड्स क्रिया को ऑब्जेक्ट बन के आई है मैगजीन, तो यहाँ पे बन जाएगा मैगजीन। और सो कितनी मैगजीन पढ़ता है, अ माने एक मैगजीन पढ़ता है, तो लिख देंगे अ मैगजीन। ही रीड्स अ मैगजीन। अब से एक समय की अंग्रेजी आई है, ठीक है, डबल बन के रीड क्रिया का, वह भाई पढ़ता है एक मैगजीन। कब कब पढ़ता है, सो डेली आए, सो रेड को मॉडिफाई करने के लिए जवाब मिलेगा प्रतिदिन पढ़ता है, डेली पढ़ता है। इस तरह दोस्तों हमने करेक्ट सेंटेंस का निर्माण कर दिया। इसका अर्थ निकाल के देखते हैं। रीड क्रिया के पहले रूप में दोस्तों यस लगा है, प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस का अर्थ कैसे निकलता है भाई, आता है जाता है खाता है ऐसे। और रीड क्रिया से पहले सो ही नाम का सब्जेक्ट आया है। पूछो पढ़ता है तो कौन पढ़ता है, वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है भाई, एक पत्रिका पढ़ता है, कब, डेली माने प्रतिदिन। अब सब तीसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, और वही काम करेंगे। सबसे पहले हम किसका पता लगाएंगे दोस्तों, मुख्य क्रिया का, है ना। क्योंकि आप जानते हैं वाक्य में मुख्य क्रिया का पता लगाना पहले क्या होता है, आसान होता है। क्योंकि मुख्य क्रिया की दो चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं कि वह उससे किसी न किसी एक्शन का बोलता है, दूसरी चीज वह वाक्य में एक ही आई होती है, और तीसरी चीज भाई वह किसी न किसी टेंस में होती है। यह बात आपको याद रख के मुख्य क्रिया का पता लगाना है। और सो मुख्य क्रिया आप देखो इसमें कौन होगी, कौन से एक्शन का बोधा है। सो फॉरगिव आ रहा है भाई, टू तो एक प्रीपोजिशन वर्ड है ना। फॉरगिव माने क्या होता है, क्षमा करना। फॉरगिव माने क्या होता है भाई, क्षमा करना, एक एक्शन वर्ड आ रहा है यहाँ पे फॉरगिव। द दोस्तों आर्टिकल है, बॉयज क्या है, नाउन है। द आर्टिकल है, प्रिंसिपल तो दोस्तों प्रिंसिपल नाउन है। देम दोस्तों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है। रिक्वेस्टेड दोस्तों यहाँ पे एक और क्रिया आ रही है, यानी सेंटेंस में ना दो दो क्रिया आ रही है। एक आ रही है फॉरगिव, एक आ रही है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट दोस्तों क्रिया में क्या होता है, विनती करना। क्या, विनती करना या निवेदन करना। अब सो आपको पता करना है कि आप किससे मुख्य क्रिया बनाए, फॉरगिव को बनाए जी कि रिक्वेस्टेड को बनाए, है ना। तो आइए देखते हैं किससे बनाते हैं। अब बताओ
मुख्य क्रिया जो होती है वो टेंस में होती है जी। मुख्य क्रिया किस में होती है? टेंस में होती है। अच्छा, मुख्य क्रिया टेंस में होती है। सो फॉरगिव को अगर मुख्य क्रिया हम बनाएंगे तो यह कौन सा टेंस बनेगा? फॉरगिव क्रिया का सो पहला रूप है। अब जानते हैं फॉरगिव क्रिया के 3 रूप होते हैं, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवे। तो यह पहला रूप बन के आया है और इसे यह रिक्वेशन दूसरा रूप बन के आया है। अब बताओ, किसी भी सेंटेंस में दूसरा रूप कब आया होता है? जब दोस्तों, या फिर अच्छा, रिक्वेस्टेड हमारा दोस्तों तीसरा रूप भी हो सकता है। अब दोस्तों यह तीसरा रूप होगा, दूसरा पहले यह क्लियर कर लेते हैं। यह दूसरा रूप दोस्तों तीसरा रूप यह वजह नहीं होगा क्योंकि जो केवल जो तीसरा रूप उसी सेंटेंस में आया होता है जो एक परफेक्ट टेंस होता है ना। ये तो कोई परफेक्ट टेंस होगा नहीं क्योंकि इसमें कोई सहायक क्रिया ही है, हैज, हैव, हैड, है ना, विल, हैव, शैल हैव, कोई यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं आई है। न तो यह प्रेजेंट परफेक्ट बन सकता है, ना तो पास्ट परफेक्ट, ना तो फ्यूचर परफेक्ट, तो ये तो होगा नहीं तीसरा रूप। उससे इसका मतलब यह कौन सा रूप होगा? दूसरा रूप होगा। और दूसरा रूप का मतलब दोस्तों पास्ट टेंस होता है। और फॉरगिव यहाँ पे पहला रूप आ रहा है, तो फॉरगिव दोस्तों एक ही टेंस है जिसमें पहला रूप आया होता है, वो होता है प्रेजेंट टेंस। अगर फॉरगिव को चलो क्रिया बना के देखते हैं तो क्या होगा? अगर आप फॉरगिव को क्रिया बना देते हो तो दोस्तों क्या होगा? आप बताओ। फॉरगिव माने क्या होता है? क्षमा करना। क्षमा करने का काम कौन कर सकता है भाई? हाँ, क्षमा करने का काम कौन कर सकता है? हाँ, क्षमा करने का काम कौन कर सकता है भाई? ठीक है, वही कर सकता है जो इसका क्या होगा? करता होगा। क्षमा करता है, अर्थ क्या? क्षमा करता है, कौन क्षमा करता है भाई? ठीक है, तू तो क्षमा करने का काम करने के भाई, लड़के क्षमा करते हैं? बताओ, लड़के क्षमा कर सकते हैं भाई? नहीं ना। कौन क्षमा कर सकता है भाई? प्रिंसिपल क्षमा कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल को सब्जेक्ट बना लूँ, चलो 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल भाई एक पद है ना, उसको इज्जत देने के लिए यहाँ पे अगर द लगा देते हैं तो यहाँ पे अर्थ लिखेगा द प्रिंसिपल फॉरगिव। प्रिंसिपल ने क्षमा कर दिया। किसको क्षमा कर दिया भाई? प्रिंसिपल किसे क्षमा कर सकता है भाई? रिक्वेस्ट को क्षमा करेगा, उनको क्षमा करेगा, किसको क्षमा करेगा? तो किसको क्षमा करेगा भाई? बच्चों को क्षमा करेगा, है ना। अब बताओ, अगर हम यहाँ पे ऐसे बना देते हो, प्रिंसिपल क्षमा करते हैं बच्चों को, किस चीज़ के लिए भाई? किस चीज़ क्षमा करते हैं? फिर सो अगर उसमें लिखोगे आप दे माने उनको, तो यहाँ पे कोई भी अर्थ नहीं हमें देखो तो मिल पाएगा क्योंकि आप रिक्वेस्टेड को क्या लिखोगे, है ना। तो इसका मतलब ना कि फॉरगिव हमारी मेन वर्ब नहीं काम करेगी दोस्तों। फॉरगिव हमारा मेन वर्ब नहीं है, बल्कि मेन वर्ब कौन होगा? रिक्वेस्टेड होगा, है ना। अच्छा, सो फॉरगिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर फॉरगिव अगर मेन वर्ब होगा तो दोस्तों प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे क्या है? एक वचन ना। अब एक वचन है तो फॉरगिव क्रिया में ऐसे से लगाना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस का क्या होता है? कर्ता के बाद मुख्य क्रिया के पहले रूप में यस या यस लगाते हैं यदि हमारा कर्ता क्या होता है? एक वचन का। तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो एक वचन का है तो फॉरगिव में ऐसे तो यहाँ पे लगा नहीं है। इसका मतलब सो इसको हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस नहीं बना सकते हैं। अच्छा, लड़कों को सब्जेक्ट बनाओगे तो हो सकता है भाई लड़का बहुवचन में तो क्रिया बहुवचन। देखिए बताओ, लड़के यहाँ पे क्षमा करेंगे हैं? अगर लड़के क्षमा करते हैं, किसको क्षमा करते हैं भाई? दे माने उनको, किनको? तो यहाँ पे इसका मतलब बॉयज को भी यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि लड़के क्षमा करने का काम थोड़ा नहीं करेंगे भाई, लड़कों को प्रिंसिपल क्षमा करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रिंसिपल सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। सो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे फॉरगिव को मुख्य क्रिया नहीं बना सकते हैं। तो मुख्य क्रिया दोस्तों कौन बनेगी? रिक्वेस्टेड को बना दे, हैं। अच्छा, चलो रिक्वेस्टेड को मुख्य क्रिया बना के देखते हैं। दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पे रिक्वेस्टेड क्रिया का कौन सा रूप है? दूसरा रूप है रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट क्रिया का दूसरा रूप है रिक्वेस्टेड। अब पूछो, रिक्वेस्ट क्रिया का दूसरा रिक्वेस्ट क्रिया मैंने क्या होता है? सो निवेदन करना या विनती करना। क्रिया से पहले लिखेंगे सो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही होगा जो मुख्य क्रिया का काम करता है। और सो रिक्वेस्ट करने का काम कौन करेगा बताओ? फॉरगिव तो होगा नहीं है, ये तो खुद सो क्रिया है। कौन काम करेगा भाई? बॉयज करेंगे? लड़के क्षमा करेंगे? नहीं ना, लड़कों ने क्षमा कर दिया। तो अगर आप बॉयज को लगो ना लिखा लड़कों ने क्षमा कर दिया, लड़के तो क्षमा करेगा काम नहीं करेंगे भाई। कौन करेगा? प्रिंसिपल करेंगे। कौन करेंगे क्षमा? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे प्रिंसिपल को सब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल से दोस्तों पहले लगा देंगे आर्टिकल द, क्योंकि यहाँ पे द आर्टिकल आया है। अच्छा, प्रिंसिपल ने, हाँ, अच्छा दोस्तों प्रिंसिपल
अच्छा दोस्तों, रिक्वेस्ट कौन कर सकता है? आप ही बताओ। रिक्वेस्ट प्रिंसिपल तो रिक्वेस्ट कर नहीं सकता है ना? तो इसका मतलब प्रिंसिपल तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा नहीं, है ना? सोचो आप, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करने का काम कौन कर सकता है? बच्चे ही कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख देंगे द बॉयज। द बॉयज को बना देंगे दोस्तों सब्जेक्ट। लड़कों ने क्या किया भाई? लड़कों ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया, मतलब विनती किया। अब सो बताओ, लड़कों ने रिक्वेस्ट किया। आप पूछोगे किससे किससे रिक्वेस्ट किया? तो आप बताओ किससे रिक्वेस्ट करेंगे लड़के? दोस्तों हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे खत्म हो गया है ना? नहीं, प्रिंसिपल दोस्तों बचा है हमारा। कौन कौन सा खत्म हो गए? द बॉयज हमने यूज कर लिया है और रिक्वेस्ट को हमने यूज कर लिया है। लड़कों ने निवेदन किया। किससे निवेदन किया भाई? देम माने उनसे। उनसे निवेदन किया भाई। हाँ, लड़के उनसे उनसे मतलब किसके? उनसे तो दोस्तों कर नहीं सकते हैं। किनसे निवेदन किया भाई? प्रिंसिपल से निवेदन किया। किससे? प्रिंसिपल से। द बॉय रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहाँ पे दोस्तों इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों प्रिंसिपल से इन्होंने रिक्वेस्ट किया, विनती किया। किस चीज़ के लिए? पूछो किस चीज़ के लिए? दोस्तों जवाब मिलेगा हाँ, क्षमा करने के लिए। ठीक है, जवाब क्या मिलेगा? क्षमा करने के लिए। दोस्तों एक वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है जो हमेशा टेंस में होती है। यहाँ पे रिक्वेस्ट क्रिया का दूसरा रूप है रिक्वेस्टेड। इसको छोड़ करके दोस्तों एक और क्रिया आ रही है फॉरगिव। फॉरगिव क्रिया का दोस्तों पहला रूप है। और फॉरगिव क्रिया का पहला रूप दोस्तों एक है नॉन फाइनाइट वर्ब। आप जानते हैं किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर मुख्य क्रिया को छोड़ करके अगर कोई क्रिया आई हो तो दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब दोस्तों 5 प्रकार की होती है, जिनमें से एक होता है इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव का जो स्वरूप होता है उसमें क्रिया के पहले रूप के पहले दोस्तों टू लगा होता है। इसका मतलब जो फॉरगिव आया है यह क्रिया का पहला रूप है, उसको हम इसे इन्फिनेटिव बना सकते हैं। और यहाँ पे हमें टू भी दे रखा है तो हम यहाँ पे दोस्तों इस फॉरगिव क्रिया को इन्फिनेटिव बना देंगे, है ना? तो फॉरगिव से पहले दोस्तों लगा देंगे टू, है ना? तो टू फॉरगिव। अब देखो, लड़कों ने निवेदन किया प्रिंसिपल से किस चीज़ के लिए? टू फॉरगिव माने क्षमा करने के लिए। अब जानते हैं दोस्तों हर क्रिया अपने बाद एक ऑब्जेक्ट ले सकती है। दोस्तों फॉरगिव भी हमारा ये पूरा खत्म हो गया है, बॉयज भी खत्म हो गया है, द प्रिंसिपल भी खत्म हो गया है, तो रिक्वेस्टर भी खत्म। तो क्या बचेगा दोस्तों? देम बचेगा। तो दोस्तों इस फॉरगिव क्रिया का ऑब्जेक्ट बना देंगे देम को। तो लिख देंगे यहाँ पे देम। अब इसका फाइनल अर्थ निकल के आ जाएगा रिक्वेस्ट क्रिया का दोस्तों दूसरा रूप था। 5 में आएगा क्या अर्थ निकलेगा? रिक्वेस्टेड क्रिया से पहले, रिक्वेस्टेड क्रिया से पहले बॉयज नाम का सब्जेक्ट है तो अर्थ निकलेगा भाई किसने, कौन निवेदन किया? जवाब मिलेगा लड़कों ने निवेदन किया। पूछो किससे निवेदन किया? दोस्तों निवेदन करने का काम प्रिंसिपल के ऊपर हो रहा है। लड़कों ने प्रिंसिपल से निवेदन किया किस चीज़ के लिए भाई? टू फॉरगिव माने क्षमा कर देने के लिए। ना लेने के लिए दोस्तों इन्फिनिट क्रिया है, ना लेने के लिए अर्थ निकलता है। फॉरगिव क्रिया माने क्या होता है? क्षमा करना, तो अर्थ निकलेगा क्षमा करने के लिए। किसको? देव माने उनको, माने उन लड़कों। तो दोस्तों इस तरह से हमने एक सेंटेंस को हमने एक रिवर्डिंग की मदद से एक नए सेंटेंस में बदल दिया, एक करेक्ट सेंटेंस में। आगे दोस्तों हम यहाँ पे करने वाले हैं एक नया सेंटेंस की रीऑर्डरिंग। तो दोस्तों आइए करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रेन, इसे मैं लिख देता हूँ चिल्ड्रेन। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या बताया? सबसे पहले हम मुख्य क्रिया पहचानो। तो इसमें कौन मुख्य क्रिया आ रही है? दोस्तों चिल्ड्रेन तो हमारी मुख्य क्रिया है नहीं। प्लेइंग दोस्तों हमारी मुख्य क्रिया है ना। प्ले क्रिया का दोस्तों चौथा रूप आया है प्लेइंग। अब जानते हैं चौथा रूप कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। दोस्तों चेक करो, कोई भी हो, कॉन्टिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चौथा रूप के पहले कोई ना कोई सहायक क्रिया आनी चाहिए दोस्तों। और इसमें एक और सहायक क्रिया कोई देखो आ रही है, आर दोस्तों आ रही है सहायक क्रिया। इसके बाद दोस्तों कोई हमारी यहाँ पे वर्ब नहीं आ रही, क्योंकि शेड में दोस्तों होता है छाया, है ना। शेड माने क्या होता है? छाया। इन दोस्तों प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ऑफ माने एक प्रीपोजिशन है, ट्री दोस्तों हमारा क्या है? एक नाउन वर्ड है। तो इसमें मुख्य क्रिया आ रही है प्लेइंग और आर। अब जानते हैं जब हम मुख्य क्रिया लिखते हैं दोस्तों तो मुख्य क्रिया का सबसे बड़ी चीज़ होती है जब किसी टेंस में, किसी सेंटेंस में जब मुख्य क्रिया आई हो तो मुख्य क्रिया में दोस्तों अगर दो चीज़ आई हो, हाँ, एजेमार वाजवर के बाद दोस्तों कोई चौथी रूप आई हो, तो उसमें एजेमार वाजवर को हेल्पिंग वर्ब माना जाता है और प्लेइंग को हमारा वर्ब माना जाता है, मेन वर्ब। जो लिखने का दोस्तों तरीका होता है, सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? मेन वर्ब। तो आर को हम पहले बैठा देंगे और प्लेइंग को उसके बाद में। तो दोस्तों यह सही स्वरूप हो जाएगा, आर प्लेइंग मुख्य क्रिया बन जाएगी। और दोस्तों पहचानो किस टेंस की मुख्य क्रिया है, क्योंकि मुख्य क्रिया की सबसे बड़ी चीज़ वो टेंस में होती है दोस्तों।
आप जानते हैं जब किसी टेंस में ईज एम आर के बाद मुख्य क्रिया का चौथा रूप आया हो तो वो होता है मेरा सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अर्थ कैसे निकलता है? आ रहा है, जा रहा है, खा रहा से। प्ले माने दोस्तों खेलना, तो अर्थ निकलेगा खेल रहा है। और सो आर प्लेइंग मुख्य क्रिया से पहले लिखेंगे कर्ता। आप जानते हैं कर्ता वाक्य में वही होता है जो मुख्य क्रिया काम करता है। आप पूछो आप खेल रहा है तो कौन खेल रहा है? दोस्तों खेलने काम कौन करेगा? चिल्ड्रन माने बच्चे खेल रहे हैं, कि छाया खेल रही है। प्रीपोजिशन इन क्या? ट्री, पेड़ खेलने का काम करेगा। दोस्तों हर सब्जेक्ट एक नाउन होता है, यहाँ पे चिल्ड्रन भी नाउन है, छाया भी क्या एक नाउन है, ट्री भी एक नाउन है। अब तो इसमें से कौन होगा? छाया तो दोस्तों खेलने काम करेगी नहीं, पेड़ तो खेलेंगे नहीं, तो कौन खेलेंगे भाई? बच्चे खेलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट बना देंगे दोस्तों। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, है ना। और सो बच्चे यहाँ पे पता है कौन से बच्चे हैं, ठीक है, कॉमन नाउन है दोस्तों। ठीक है, इसके पहले दोस्तों आर्टिकल लगा देंगे क्या? द। कॉमन नाउन के पहले दोस्तों आर्टिकल द लगा देते हैं, तो यहाँ पे होगा द चिल्ड्रेन, माने बच्चे खेल रहे हैं। अब सो पूछो बच्चे खेल रहे हैं जी, कहाँ खेल रहे हैं? तो जवाब मिलेगा दोस्तों छाया में खेल रहे हैं ना, छाया में। ठीक है, तो लिख देंगे शेड, शेड माने छाया। और कौन सी छाया भाई? ठीक है, एक पेड़ की छाया में, तो शेड ऑफ अ ट्री। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट के बाद प्ले मुख्य क्रिया है। बच्चे टेंस में अर्थ निकलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, खेल रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, शेड माने छाया में, किस चीज की छाया भाई? ऑफ माने के, और ट्री माने एक पेड़ के। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको एक करेक्ट सेंटेंस में बदल दिया। अब से हमारा एक लास्ट सेंटेंस आ रहा है पांचवा, आइए इसे करके देखते हैं। सबसे पहले तो मुख्य क्रिया पहचानेंगे। मुख्य क्रिया वही होती है जो टेंस में होती है, जिसे किसी न किसी एक्शन का बोलता है, और वह दोस्तों वो टेंस में होती है, और वह इसे एक्शन का बोध होता है, और वह वाक्य में सबसे बड़ी चीज़ वो वाक्य में एक ही आई होती है। तो दोस्तों देखो, मी तो हमारा क्रिया है होगी नहीं, माई तो होगा नहीं, राइट में दोस्तों लिखना ये हमारा एक्शन वर्ड है, ये होगा नहीं, लेटर होगी नहीं, लेटर में होता है पत्र, फादर में होता है पिता, टू माने को। तो इसमें दोस्तों मुख्य क्रिया क्या है? एक ही मुख्य क्रिया ही है राइट्स। राइट क्रिया के पहले दोस्तों एस लगा है। आप जानते हैं एक ही टेंस है जिसमें क्रिया के पहले रूप में यस लगा होता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आता है, जाता है, आता है, अर्थ निकलेगा। तो राइट में दोस्तों लिखना, तो अर्थ निकलेगा लिखता है। और सो राइट क्रिया तो हमने लिख दिया, क्रिया से पहले क्या लेते हैं? उसका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वही होता है जो वाक्य में मुख्य क्रिया का काम करता है। भाई प्रश्न पूछो लिखता है, क्रिया से जब हम कौन का प्रश्न पूछते हैं, कौन का जो जवाब देता है वही सब्जेक्ट। पूछो लिखता है तो कौन लिखता है? क्या लिखता है भाई? कौन लिखता है? लिखने काम कौन कर सकता है भाई? मी तो करेगा नहीं, सो है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। माई तो अकेले करेगा नहीं, कौन करेगा भाई? पत्र लिखने काम करेगा नहीं, कौन लिखेगा भाई? फादर लिखते हैं। टू तो लिखेगा नहीं, कौन लिखते हैं भाई? फादर लिखते हैं। तो यहाँ पे राइट क्रिया का सब्जेक्ट बना देंगे फादर को, तो उसे लिख देंगे फादर। तो फादर जी लिखते हैं, और उसे एक वर्ड यहाँ पे आ रहा था अधिकार वर्ड। अधिकार वर्ड किसी नाउन पर अधिकार जमाता है दोस्तों, तो यहाँ पे माई पर, फादर पर दोस्तों माई अपना अधिकार जमा रहा है कि माई फादर। को इसके पिताजी लिखते हैं भाई, तो जवाब मिलेगा मेरे पिताजी लिखते हैं। हमने कर्ता लिख दी दोस्तों, मुख्य क्रिया लिख दी, यहाँ पे 2 वर्ड खत्म हो गए दोस्तों, 3 वर्ड खत्म हो गए, फादर भी खत्म हो गया, और राइट भी खत्म हो गया, और माई बचा दोस्तों। मी बचा है एक, और एक लेटर बचा है, और बचा है, और टू बचा है। अब दोस्तों हमने मुख्य क्रिया के बाद लिखेंगे क्या? मुख्य क्रिया के बाद लिखेंगे उसका ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं किसी भी क्रिया के, दुनिया में कोई भी दोस्तों क्रिया हो, हर क्रिया के अधिक से अधिक 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने पिछले वीडियो में से बातचीत करी है अच्छे से। और तो सबसे पहले दोस्तों लिखा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा सजीव होता है, फिर इधर दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन आप जानते होंगे जब हम डायरेक्ट, किसी सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम किसी न किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 3 वर्ड अभी बचे हुए हैं, एक मी बचा है, एक अ बचा है, एक लेटर बचा है, एक टू बचा है। अब सो अगर मैं मी को अगर पहले लिख दूं, मेरे पिताजी लिखते हैं, पूछो किसको लिखते हैं? क्योंकि जो सजीव होते हैं वो हमारा किसको से प्रश्न पूछने पाते हैं। मेरे पिताजी लिखते हैं भाई, किसको लिखते हैं? जवाब मिलेगा भाई मुझको लिखते हैं। तो सो मी नाम का ऑब्जेक्ट आया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
राइट क्रिया का। अब जो क्या लिखते हैं भाई, तो एक पत्र लिखते हैं, लिख देंगे अ लेटर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टू क्या कहाँ जाएगा, टू को तो भी लिखना पड़ेगा ना। तो दोस्तों इस सेंटेंस में टू आया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में टू को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब जानते हैं जब किसी सेंटेंस में क्रिया के बाद जब ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो दोस्तों समान तौर पर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, जो हमें यहाँ पे लिखा भी है। बट कभी कभी दोस्तों हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही रहेगा। बट दोस्तों अगर टू नहीं दिया होता तो हम मी और लेटर लिख सकते थे, ये हमारा सही हो जाता। देखो मेरे पिताजी लिखते हैं, किसको लिखते हैं भाई, मुझको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पद। बट यहाँ पे टू आ गया दोस्तों, तो भाई टू को छोड़ेंगे नहीं ना। तो टू को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम लिख देंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लेटर निर्जीव वाला, ठीक है। सो अब उसके बाद लिखेंगे दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे पिताजी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या का जवाब हमारा लिख दिया, दे दिया, हाँ, लेटर नाम का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर उसको दोस्तों लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते समय दोस्तों किसी न किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन दोस्तों आया है टू, तो यहाँ पे मी से पहले दोस्तों लगा देंगे प्रीपोजिशन टू। अब दोस्तों यह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, टू को चूंकि हमने इसमें ले लिया है। अब इसको अर्थ निकालो, मेरे पिताजी लिखते हैं, भाई क्या लिखते हैं, ए लेटर माने एक पत्र, टू माने को, मी माने मुझको। दोस्तों यहाँ पे एक सही सेंटेंस हमने बना दिया रियाडी की मदद से। दोस्तों इस तरह से आपने देखा कैसे एक इनकरेक्ट सेंटेंस को रियाडी की मदद से आप उन्हें व्यवस्थित करके एक सही करेक्ट सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से इसे लाइक करें, और चैनल पर दोस्तों नहीं आए तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये दोस्तों आप और भी इंग्लिश ग्रामर कोई वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर से हमें कमेंट में बताएं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, इजाज़त दिए, नमस्कार।